हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल बटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा, आप सभी की होस्ट एंड दोस्त, आपकी एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे कोर्स में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और खूब मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं। ओके गाइस, सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 जो हम शुरू करने जा रहे हैं, विश्व भूगोल का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक हमने जो है इसको कवर किया था, लेकिन 6 को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था, तो मेक श्योर कि आप तीनों पार्ट्स उसके देख लें। ऑलराइट, जो लेक्चर 6 है उसको हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था। ठीक है, लास्ट हमने देखा था कि वायुमंडल के बारे में समझा, वायुमंडल की परतों को समझा और परतों को हमने कंप्लीट किया था कल, और आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले 5 सालों से मैं यूपीएससी एसपीएससी की विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ फॉर मेजरली 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि पीएसआईआर और जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोग्राफी। आई एम ऑल्सो एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारती आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। ओके गाइस, सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके अपने एजुकेटर के बारे में। और अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर पर, जो कि है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं। फिजिकल जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट किए थे। फिजिकल जियोग्राफी में हमने ब्रह्मांड पढ़ा, मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ा, पृथ्वी पढ़ा, सौर मंडल पढ़ा, उपग्रह पढ़े, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने कवर की थी। और फिर पृथ्वी के वायुमंडल तक हमने इसको कवर कर लिया था। वायुमंडल की परतें देख ली थी, 5 परतों को हमने स्टडी किया था, है ना। 5 परतों को हमने स्टडी किया था। कौन कौन सी 5 परतें थी, सीरीज वाइज बताएंगे मुझे फटाफट से, सोचो सोचो। यस, सबसे पहला था क्षोभ मंडल, फिर आया हमारा समताप मंडल, ठीक है। फिर हमने देखा था मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। ताप मंडल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, आयन मंडल और आयतन मंडल, है ना। आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल तो क्या है, ताप मंडल का भाग है। आयतन मंडल एक अलग मंडल बनाता है बाहर की ओर, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर या फिर बाह्य मंडल, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, वो ब्रह्मांड में ही मिल जाता है अंत सीमा के ओर, है ना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स हमने स्टडी की थी। पांचों के फीचर्स देखे थे। और जब हम 5वीं लेयर हमारे जो आयन मंडल है, थर्मोस्फेयर है, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो आपको अगर याद हो एक छोटी सी टर्म आई थी ऑरोरा, याद है। एक छोटी सी टर्म हमने पढ़ी थी ऑरोरा, जिसमें हमने देखा था कि बहुत ही नियॉन ब्राइट कलर का एक लहर सी चलती है, जो कि रेनबो की जैसे प्रतीत होती है लेकिन रेनबो नहीं है ना। ऐसा एक ऑरोरा हमने पढ़ा था, ये टर्म पढ़ी थी और मैंने आपको बेसिक बताया था और आपसे कहा था कि इसका डायग्राम देखकर हम समझेंगे, लेकिन कल हमने थोड़ा सा जल्दी सेशन को एंड कर दिया था, तो उस टॉपिक को हम आज कवर करते हैं और फिर आज के आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले जो कल हमने टॉपिक छोड़ दिया था ऑरोरा, उसकी, और देखते हैं कि ऑरोरा क्या है और कैसा है। ठीक है, तो ऑरोरा की बात करें तो इसको कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, क्या कहा जाता है, ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। अब ध्रुवीय है यानी कि पोलर है, तो ध्यान रखिएगा पोलर रीजन्स का है। इसको अगर हम देखें कि टर्म वाइज इसका मतलब क्या होता है, ऑरोरा जो शब्द है उसका अपने आप में अर्थ होता है उषा काल यानी कि डॉन। हाँ, इसे ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहां पर एक प्रकाश की एक लाइन चलती है जो बहुत सारे रंगों से भरी होती है, कॉस्मिक लाइट्स होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। जो ब्रह्मांड में चमकते प्रकाश यानी कि कॉस्मिक ग्लोइंग लाइट्स होती हैं, जिसका निर्माण कैसे हो रहा था, चुंबकीय तूफान की वजह से। अब ये चुंबकीय तूफान कहां से आया, तो समझिएगा
कि जैसे हमने बात की थी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वैसे ही पृथ्वी का अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चलता है। ठीक है, एक एक्सिस है, मतलब चलने का मतलब वायुमंडल की तरह कुछ अस्तित्व वाली चीज नहीं है, दिस इज जस्ट प्रॉपर्टी। जैसे इंसान को गुस्सा आना, इंसान को बहुत ज़्यादा खुश होना, खुश मिजाज होना, सैडिस्टिक होना, या फिर चुगलखोर होना ठीक है, ये जैसे प्रॉपर्टीज होती है ना, वैसे ही अर्थ की एक प्रॉपर्टी है उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पोल्स के डिफरेंस से क्रिएट होता है, पोल टू पोल चलता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे पानी की वजह से साइक्लोन, टाइफून ये चलते हैं, वैसे ही चुंबकीय जो हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो ये तूफानों की वजह से जो सूर्य की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक तरंग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, तो लगता ऐसा है कि जैसे हम वो पटाखे नहीं होते 7 कलर्स, 11 कलर्स, 21 कलर्स, जैसे पटाखे आते हैं ना, जलाते हैं तो ऊपर अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आतिशबाजी चल रही है और किसी ने बहुत सारे रंगों के पटाखे जला दिए हैं। आधी रात के समय में इसको देखा जा सकता है खूब रंग बिरंगे रूप से। तो कुछ इस प्रकार का ये प्रतीत होता है। ठीक है, खूबसूरत है ना। आप सोचिए आकाश में ऊपर देखे आप और ऐसी एक लहर दौड़ रही हो, आहा हा, हल्का सा रेनबो आता है तो हम फोटोज लेने लगते हैं, इतना खूबसूरत लगता है, उसको देखने के लिए सब बाहर आ जाते हैं और निहारते हैं हम उसको, कितना प्यारा प्रतीत होता है। और ये ऑरोरा आप देखिए, इस तरह की लहर है, पूरी दौड़ रही है रंग बिरंगी। कॉस्मिक लाइट्स आपको दिख रही हैं, जो कलर्स हैं ये नियोनिक हैं, सामान्य कलर्स नहीं हैं, है ना, कॉस्मिक है। राइट, ये है ऑरोरा, ध्रुवीय प्रकाश, जिसकी हमने कल बात की थी। ठीक है, चलो, आई रियली होप आप सभी को समझ में आया। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ये कल छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने सोचा कि आराम से समझा दिया जाए बेहतरीन तरीके से। कल थोड़ा सा जल्दी एंड करने की वजह से पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, है ना। चलो, तो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है हमारा सूर्य ताप या फिर इंसुलेशन। ठीक है, सूर्य ताप, सूर्य तप या सूर्य ताप या इंसुलेशन। अब ये क्या होता है, देखो क्या हो रहा है कि सूर्य पृथ्वी तक अपनी ऊर्जा या गर्मी या जो भी आप कहना चाहें वो पहुंचा रहा हो रहा है। हम देखते हैं, धूप सेक लो, सूर्य निकल आया है ना, सूर्य की ऊर्जा में बैठना चाहिए, विटामिन मिलते हैं, ऊर्जा पहुंच रही है ना, सूर्य उत्सर्जित कर रहा है और वो पृथ्वी तक पहुंच रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी दूरी ट्रैवल करने पर जितना सूर्य ने रिलीज किया है उसका 100% हमको मिल जाएगा? जितना सूर्य उत्सर्जित कर रहा है, क्या आपको लगता है धरातल तक 100% पहुंच जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, है ना। ब्रह्मांडीय जितनी संरचना है वो पूरी करने के बाद, पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करने के बाद जो बचता है वही तो हम तक पहुंचता है। अब सोचकर देखिए, अगर बारिश का मौसम हो जाए, बादल निकल आए, तो ही हमें सूर्य नहीं मिलता है, तो ही धूप नहीं निकलती है। जरा से बादल आ जाने से ही धूप रुक जाती है, तो उससे ऊपर तो इतनी सारी चीजें हैं जो उसको रोके हुए हैं, है ना। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें क्रॉस करके जितनी भी ऊर्जा हम तक पहुंचती है वो क्या है, मानो 100% यहां से निकली थी, X% आपके पास पहुंची है। तो ये X% जितनी धरातल पर हमको प्राप्त हुई है, यही क्या है, समझे, यही क्या है, इंसोलेशन। ठीक है, अंतर समझ में आया कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और हम तक पहुंचने वाली ऊर्जा में अंतर क्यों है, मात्रा में अंतर क्यों है, और कौन से वाली ऊर्जा को सूर्य तप हम कह रहे हैं। डन है, ओके। अब ये जो ऊर्जा हमें रिसीव हो रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंचती है, लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है। कैसे, लघु तरंगों के रूप में, यानी कि
शॉर्ट वेव्स। ठीक है, दो तरह की तरंगें होती हैं, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। ये कैसी है? शॉर्ट वेव। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, शॉर्ट वेव या फिर लॉन्ग वेव। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली तरंगें लघु तरंगे हैं या फिर दीर्घ तरंगे हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा आपके पास, आपको सही या गलत बताना होगा। तो याद रखें, जो पृथ्वी पर आ रही है वो कौन सी है? लघु तरंगे, शॉर्ट वेव्स। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि वायुमंडल की जो एकदम बाहरी सीमा है, लास्ट जो हमारी लिमिट है, वहां पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है? 1.94 कैलोरीज पर मिनट पर स्क्वायर। एक मिनट में एक स्क्वायर के एरिया पर, स्क्वायर का मतलब क्या है? पर स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया देख रहे हैं हम, कितनी जगह पर ये ऊर्जा मिल रही है। एक स्क्वायर का 1/1 का स्क्वायर ले लो, इतने एरिया पर एक मिनट के अंदर अंदर 1.94 कैलोरी ऊर्जा हमको सन से मिलती है। कहां पर? सबसे बाहरी सीमा पर वायुमंडल की। एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि कोई भी सतह पर जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त हुई है, मानो ये सबसे बाहरी सतह थी, यहां पर हमको 80 यूनिट्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अंदर की सतह पर, यानी कि मान लो एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल था ये, अब ये निकल कर आया बाह्य मंडल से आपके आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल से निकल कर आया समताप मंडल में या मध्य मंडल में। चलो, तो मध्य मंडल में अब जो ऊर्जा हमको मिली वो कितनी बच गई? 60 बच गई। अनुमानित है, कैलकुलेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये संख्याएं ले रही हूं मैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, ये 80 और 60 कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, अनुमानित संख्याएं हैं आपको टॉपिक समझाने के लिए। तो अगर यहाँ पर बाह्य मंडल था, एक्सोस्फेयर था, वहां पर 80 यूनिट ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, और मध्य मंडल तक पहुंचते पहुंचते कितनी बच गई? 60 बच गई। मैंने आपसे क्या कहा? हर लेयर पर क्या है? ऊर्जा रुक जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको रोकने वाली होंगी वहां पर मौजूद, चाहे बादल रुक रहे हैं, चाहे वहां पर पिंड रुक रहे हैं, कोई ना कोई उस जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी पहुंचने तक। तो 80 से मान लो 60 पर आ गई। ठीक है, तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है ना, कि कितनी आ रही थी ऊर्जा और कितनी मिली। 80 आ रही थी, मिली 60, बीच में 20 गायब हो गई। ये जो रेशियो है ना इन दोनों का, जितनी आनी थी और जितनी पहुंची है, इस अनुपात को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, एल्बिडो समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा, सूर्य तप, इंसोलेशन और एल्बिडो में अंतर क्या है? एल्बिडो वो मात्रा है जो आपको प्राप्त हो रही है आनुपातिक रूप से, और इंसोलेशन एब्सोल्यूट रूप से। ठीक है, इंसोलेशन में हमें फर्क नहीं पड़ता कि 100 आई कि 120 आई, हमको 60 मिली ना, बस हमारे लिए 60 ही सब कुछ है। एल्बिडो में ये फर्क पड़ता है कि आनी कितनी चाहिए थी और आई कितनी है, इनका अनुपात देखा जाता है। फर्क समझ में आ रहा है एल्बिडो और इंसुलेशन में? पक्का? ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये डायग्राम को आप देखिएगा और ये देखेंगे क्या कि जो ये सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, इसमें से ये कुछ मात्रा क्या है? हमारी पृथ्वी पर आ रही है। जितनी ये मात्रा पृथ्वी पर पहुंचेगी वो क्या? इंसुलेशन। ठीक है, यहां से चली 100, मिली हमको 60, अब ये 60 क्या हो गया? इंसुलेशन। ठीक है, और ये 60/100 क्या हो गया? सॉरी, 100/60 ना, 60/100 नहीं, उल्टा कर दिया। 100 आनी थी, 60 आई, 100 में से हमको 60 मिली। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? एल्बिडो। 100 आनी थी, उसमें से हमको कितनी मिली? मात्र 60 मिली। ठीक है, चलो, तो कुछ इस तरह से जो सूर्य किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं। पर यहाँ आपको दिख रहा होगा
कि ये छोटी छोटी सी धाराएं चल रही हैं और ये लंबी लंबी धाराएं चल रही हैं। इसके मूवमेंट में फर्क दिख रहा है आपको? ये छोटी और ये बड़ी है, क्या ये फर्क आप देख पा रहे हो? ध्यान से इसको देखो तो आपको रियलाइज होगा कि ये बड़ी नजर आएगी, ये बी वाला जो पोर्शन है ये आपको बड़ा नजर आएगा ये ए वाले पोर्शन से। पोर्शन मतलब ये जो एरो लाइक तरंगे आप देख रहे हैं, क्या आप इसको छोटा और बड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? देखने में लग रहा है ना, ये तो इतनी सी है, ये इतनी बड़ी है। हमने क्या बात की थी? सूर्य से आने वाली तरंगे कैसी हैं? शॉर्ट वेव, है ना? तो इनकी जो वेव है, जो तरंग है, वो बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट वेव है ये। और जो वापस जाती है पृथ्वी से सूर्य की तरफ या ब्रह्मांड की तरफ, ओपन, जरूरी नहीं है सूर्य के डायरेक्शन में जाए, पृथ्वी से ऊर्जा बाहर भी निकलती है। बैलेंस बनना जरूरी है ना, ऊर्जा आती रहेगी और इकट्ठी होती रहेगी तो बैलेंस कैसे बनेगा? हीट इज लाइक एनर्जी जो होती है उसका एक लॉ होता है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी जाती भी है। तो जब पृथ्वी से एनर्जी बाहर निकल कर जाएगी, हीट बाहर निकल कर जाएगी, तो वो किस फॉर्म में जाएगी? लॉन्ग वेव की फॉर्म में, दीर्घ तरंगों की फॉर्म में जाएगी। आएगी तो शॉर्ट वेव में आएगी। ठीक है, अब देखें कि हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म और ठंडा किस प्रकार से हो रहा है। फिर जब हीट आ रही है तो ये जो गर्म और ठंडे की प्रक्रिया है वो आखिर चलती कैसे है? ठीक है, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रोसेस है जो हमें समझने की ज़रूरत है। और वो छोटे छोटे प्रोसेस क्या हैं कि वायुमंडल गर्म या ठंडा हो रहा है, सबसे पहला जो हमारे पास उसमें कॉज बनता है वो है विकिरण, रेडिएशन। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि विकिरण या रेडिएशन क्या होता है। अब मानो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे क्या हो रहा है, आप कुछ ऐसी चीज पास कर रहे हैं जो कि गर्म है। आप एक काम करिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल लीजिए। एक ग्लास में गर्म पानी है, बढ़िया वाला गर्म है। आपने उसको अपने हाथ पर रखा, ग्लास को अपने हाथ पर रखा और रखे रखे थोड़ी देर, फिर आप उठाइए और हाथ को टच कर कर देखिएगा, क्या हाथ गर्म हो जाएगा आपका? क्या लगता है अगर आपने यूं पकड़ा है गर्म ग्लास को तो क्या हाथ गर्म हो जाता है? जो गर्मी उस ग्लास में आई थी, जो एनर्जी आई थी उस ग्लास में, हीट एनर्जी, वो रिलीज हो रही है। वो रिलीज हो रही है जब आपने कांटेक्ट में डाल दिया अपने हाथ को उसके, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई? आपके हाथ में ट्रांसफर हो गई। क्या हुआ? ऊष्मा तरंगों का संचार हो गया ग्लास से आपके हाथ की तरफ। इस संचार से आपका जो हाथ गर्म हुआ है, ये किससे हुआ? यही है क्या? विकिरण या रेडिएशन। टच में आना जरूरी नहीं है, एक एग्जाम्पल था ये। कहीं आप सोचें कि हमेशा जो चीजें कांटेक्ट में रहेंगी सिर्फ उनमें रेडिएशन चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हीटर चलता है आपका, सर्दियों में हम हीटर्स यूज करते हैं। हीटर से आप दूर से ही हाथ यूं सेक रहे होते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, उससे हीट आ रही है, वो हीट आपके हाथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, संचार हो रहा है हीट की एनर्जी का, और वो संचार आपके हाथ को गर्म कर रहा है। और यही जो प्रोसेस है ये क्या है? विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, अगर इसको तकनीकी भाषा में बोला जाए तो क्या कहेंगे कि किसी भी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ का ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा अगर वो सीधा गर्म हो जाता है, सिर्फ संचार किया है आपने। एक तो आप सोच रहे हैं कि भाई हाथ आपने गैस पर दे दिया, आग में दे दिया गर्म करने के लिए, है ना? ऐसा कुछ तो हमने किया नहीं। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? तरंगों का संचार हो रहा है, उससे गर्मी पैदा हो रही है। आप किसी चीज को गर्म कर नहीं रहे हैं। आपने 4 रोटी गर्म की, ठंडी हो गई थी, आपने 4 रोटी गर्म कर ली, एक रोटी गर्म ना कर 2 रोटियों के बीच में डाल दी,
क्या ये रोटी गर्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इनको आपने रेडिएशन दिया? नहीं, इनको आपने डायरेक्ट हीट दी गर्म होने के लिए, जबकि ये जो बीच वाली रोटी थी ये इन चारों की रेडिएशन से ही गर्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? रेडिएशन, विकिरण। अब एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य से ये किस तरह से संबंधित है? ठीक है, समझ में आया ना रेडिएशन क्या है? उदाहरण ले तो सूर्य से जो भी हमें किरणें मिल रही हैं, अब सूर्य आकर अपनी हीट यूं देकर तो नहीं जा रहा कि भैया ये थोड़ा सा हिस्सा तुम रख लो। वो तो क्या कर रहा है? अपनी हीट फैला रहा है। अब वो पृथ्वी पर है, जितना एब्जॉर्ब करके ले लेगी उतना ले लेगी। तो जो हमारे पृथ्वी है, उसका वायुमंडल है, उसका गर्म हो जाना उन विकिरणों से क्या है? रेडिएशन। और ये इकलौता साधन है जहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने की बजाय ट्रांसफर हो रही है। सॉरी, ट्रांसफर होने की बजाय सीधा आपको मिल रही है, यानी कि जीरो से शुरू हो सकती है। जहां पर एनर्जी, जहां कुछ नहीं है वहां पर भी एनर्जी आ सकती है। एनर्जी का अत्यंत भंडार कौन सा है? सन। सारी एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है। ठीक है, तो ये एक लौता साधन है जहां से शून्य से भी एनर्जी ट्रैवल करती है। हमने बात की सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगे होती हैं, जो वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं, उसे पार कर कर सीधा पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। मतलब वायुमंडल को गर्म करती हैं लेकिन बहुत ज्यादा गर्म ना कर कर पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं। ठीक है, जो क्या होगा? टकरा कर अधिकतम भाग इस तरह से वापस चला जाता है, आया और गया। ठीक है, और ये जो भूमि का विकिरण है, जब भूमि क्या कर रही है? इस हीट को वापस भेज रही है, इसको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको हम क्या कह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हैं, यानी कि भौमिक विकिरण कह रहे हैं। टेरेस्ट्रियल भाग कौन सा होता है? लैंड भाग को टेरेस्ट्रियल भाग कहा जाता है। और यही टेरेस्ट्रियल रीजन से, भौमिक रीजन से, भूमि से जब हीट वापस जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? भौमिक विकिरण कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है? ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की बात कर रहे हैं ना, वायुमंडल और पृथ्वी कैसे गर्म हुई, इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? संचालन या कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब असमान ताप वाली, अनइक्वल टेम्परेचर वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं। ठीक है, असमान ताप वाली कोई भी दो वस्तुएं जिनका टेम्परेचर बराबर नहीं है, वो बराबर आ रही हैं, तो ज्यादा तापमान जिस भी चीज का होगा वो क्या करेगी? जो कम तापमान वाली वस्तु है उसको अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देगी। एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये गर्म है क्योंकि हमें जुकाम है इसलिए इसमें गर्म पानी है। ठीक है, तो इसकी हीट अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, हीट निकल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ थोड़ी देर यूँ रख दूँ, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा, मेरा हाथ इतना गर्म नहीं था, पानी ज़्यादा गर्म था, ग्लास ज़्यादा गर्म था, तो क्या होगा? ये ग्लास थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ डाल देगा, जिससे क्या होगा? बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। एग्जैक्टली तो अब क्या होता है कि ये ऊष्मा ट्रांसफर कैसे होगी? वायु इसका कुचालक है। ठीक है, जब संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को के ऊपर काम करती है तो वो वायु के माध्यम से ही उसको गर्म करती है। तो जहां ज्यादा वायु होगी वहीं ज्यादा गर्म होगा। और हम जानते हैं कि ज्यादातर गैसेस, ज्यादातर हमारे कहा है निचली परत में हमारे सीमित हैं। ऊपर वाली तो बेचारी हाइड्रोजन हीलियम से उड़ती फिर रही है ना। वायु जो है, वायु का प्रभाव जो है, गैसेस की उपस्थिति जो है वो ज्यादातर कहाँ पर है? निचली लेयर्स में है। तो निचली जो परतें हैं वो इस प्रकार से गर्म होती हैं। ये क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? संचालन कहेंगे। अब ग्लास उठा ही लिया है तो थोड़ा पानी पी लिया जाए।
क्या कहते हो, हालांकि ये ठंडा हो गया क्योंकि हीट मेरे हाथ पे ट्रांसफर हो गई है तो पानी भी ठंडा हो गया। ये था संचालन या कंडक्शन। दो कॉन्सेप्ट हमने समझे, विकिरण और संचालन। क्या आपको दोनों समझ में आए? पक्का? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संवहन, कन्वेक्शन। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है या दूसरे कॉमर्स एटसेट्रा बैकग्राउंड्स के हैं, उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है टेक्निकली इन चीज़ों को समझने में, पर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेकर इसलिए आपको समझा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ इस चीज़ को कि कैसे हो रहा है ये। बिल्कुल, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, हम टॉपिक को रिपीट कर देंगे। ठीक है, कोई भी आपके डाउट्स हो ज़रूर हमें मेंशन करेगा। राइट, चलिए तो तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं, संवहन या कन्वेक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, कोई भी गैशियस रीजन है या फिर तरल पदार्थ का कोई भाग है, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, अब उसके अणु, उसका कोई कण, उसका कोई पार्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है और ऊष्मा का संचार लेकर जा रहा है। अब गैसीय और तरल क्यों? क्योंकि गैसीय और तरल जो पदार्थ होते हैं उनके जो एटम्स हैं, जो कंपाउंड है वो बहुत वीक होता है, एटम्स आसानी से अलग हो जाते हैं। भाई पानी का क्या है, अगर यहाँ मैं थोड़ा सा पानी गिर दूं और ऐसे बीच में हाथ लगा के यूं इधर इधर कर दूं तो पानी के दो हिस्से हो जाएंगे। और गैस, मानो गैस बलून में गैस भरी जाती है, आपने मशीन पर बलून लगाया, गैस भरी, बंद की और निकाल लिया। अब आपको तोड़ना थोड़ी ना पड़ता है उसको अलग करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ये तोड़कर उसको निकालना पड़े कि भाई बाकी गैस अंदर रह जाए, आधी इधर रह जाए बलून में। नहीं, अणु इतने वीक होते हैं कि वो अपने आप ही अलग हो जाते हैं जरा से प्रेशर से। ठीक है, ऐसा ही पानी में होता है। तो इसलिए ये जो संचार होना है अणुओं द्वारा, वो तब होगा जब अणु ट्रांसफर होंगे इजीली, और ट्रांसफर किस में होंगे, गैसीय या तरल पदार्थों में होंगे। इसलिए जो कन्वेक्शन है वो गैसीय या तरल पदार्थों में मुख्यतः पाया जाता है। ठोस पदार्थों में कैसे होगा? अब मैं बोल रही हूँ ये टेबल का टेम्परेचर मुझे दूसरी चीज में डालना है, मैं इसको बीच में तोड़ने बैठ जाऊं, क्या बचेगा इसका? ना तो टेबल बचेगा ना एनर्जी जाएगी, क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं हो सकता। सॉलिड चीजें हमेशा रेडिएशंस देती हैं, वो अपने अणु निकाल कर नहीं दे सकती। जैसे घर का सबसे ठोस व्यक्ति होता है ना, वो ज्ञान ही बांटता है, काम नहीं करता कोई है ना, खुद नहीं कुछ करते, बैठ कर बढ़िया प्रवचन सुनाते हैं, है ना ज्यादा ठोस बनते हैं। चलिए, तो अब ये जो वायुमंडल की निचली परतें भौमिक विकिरण या संचालन से गर्म हो जाती हैं, तो वो वायु क्या है, गर्म है। अब वो फैलेगी, जब वो फैलेगी तो उनका घनत्व कम होता जाएगा, घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाएंगी, हल्की होते ही ऊपर उठने लगेंगी। अब क्या हुआ, जो हीट नीचे की लेयर में मौजूद थी वो इस हवा की ट्रैवलिंग की वजह से ऊपर की लेयर में पहुंच गई। अब यहां जगह खाली हो गई, इतनी पैकेट में जो गर्म हवा थी उसका घनत्व कम होते ही, हल्की होते ही वो यहां ऊपर वाले पैकेट में आ गई। अब नीचे वाला पैकेट खाली हो गया कि नहीं हुआ? तो जो ऊपर की ठंडी हवा थी उसको इसने धकेल दिया, वो ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। अब नीचे आएगी तो वो ठंडी हवा भी गर्म हो जाएगी क्योंकि विकिरण तो आ ही रहा है। तो इस प्रकार साइकिल चलता जाता है। ठीक है, समझे? इधर हॉट थी, इधर कोल्ड थी। निचली परतों में विकिरण ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ये गर्म हवा है, घनत्व कम होता है, ये ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आकर इसकी जगह ले लेती है। जब ठंडी हवा नीचे आ रही है उस पर भी विकिरण लग रहा है, ये भी गर्म हो जाएगी, फिर ये गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर वाली कंपैरेटिवली ठंडी है वो फिर नीचे आ जाएगी। तो ये चक्कर जो है ऐसे चलता जाएगा, नीचे से ऊपर गर्म हवाएं चलती रहती हैं। और वायुमंडल पूरा का पूरा गर्म इसीलिए रहता है क्योंकि ये चक्रण चल रहा है, अदरवाइज सिर्फ निचली जो परतें हैं वही गर्म होती, ऊपर नहीं होता। समझ में आया कन्वेक्शन?
हवा भी अणु है, कण है, पार्टिकल है, वही ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। गैसीय चीज है ना हवा, गैसीय या तरल पदार्थों में होता है, ठोस में नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल कि किस तरह से ऐसा हो रहा है। अब सोचो ये ना हो, ये ना हो तो क्या हो, यहाँ पर हीट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इतनी हो जाएगी कि असहनीय हो जाएगी। हवा ट्रैवल नहीं करेगी तो दूसरी जगहों को गर्म नहीं करेगी, तो जहां गर्म है वहां गर्म ही रह जाएगा, जहां ठंडा है वहां सदैव ठंडा ही रह जाएगा। जो मौसमीय परिवर्तन आ रहे हैं, जो बारिशें आती हैं, अगर इंडिया का मानसून ही ले लो, साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे पास आता है, इधर से ईस्टर्न मानसून जो आ रहा है, और जहां से भी आ रहा है, किसकी वजह से आता है, एयर की मूवमेंट की वजह से ना। वायु चल रही है, पैकेट्स चल रहे हैं हवा के, तभी तो आ रहा है। वो चलते कैसे हैं, तापमान के अंतर की वजह से, क्योंकि जब तापमान में अंतर आता है तो दबाव में अंतर आता है, और ये दबाव समूह क्या है, हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गर्म हवा को धक्का देगी, गर्म हवा ऊपर जाकर उसका स्थान ले लेगी। तो इसी तरह से पूरा जो पृथ्वी पर वायु संचलन है वो यही कन्वेक्शन से चलता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब हम वायु परिसंचरण समझेंगे पृथ्वी का, कि कहाँ कहाँ से हवाएं चल रही हैं, कैसे फेरल हेडले और पोलर सेल बन रहे हैं, कैसे जो ये वायुदाब की हवाएं हैं ये करंट बना रही हैं, और इन्हीं की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो होते हैं, क्लाइमेटिक परिवर्तन होते हैं, या फिर मौसमी परिवर्तन होते हैं, सर्दी गर्मी इन्हीं हवाओं की वजह से आती है। तो ये सारी चीजें हमें तभी समझ में आएंगी जब संवहन कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अभी देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये गैसीय और तरल पदार्थों में होगा, और वो वायुमंडल की निचली परत से ऊपर की जो परतें हैं जहां पर गर्मी ज्यादा नहीं हो रही है वहां तक इसको ट्रांसफर करेंगे, और एक साइकिल इस प्रकार की चलती जाएगी, हॉट विंड कोल्ड विंड। चलो 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे, विकिरण यानी कि रेडिएशन, संचालन यानी कि कंडक्शन, और संवहन यानी कि कन्वेक्शन। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम, फिर उसके बाद पृथ्वी पर आएंगे और इन सभी चीजों की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि पृथ्वी पर ये कैसे हो रहा है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या है, अभिवहन एडवेक्शन। क्या, अभिवहन एडवेक्शन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं, एडवेक्शन कन्वेक्शन का ही भाग है। कन्वेक्शन में हवा ऊपर नीचे हो रही है, जब ये ऐसे आने जाने लगे तो वो क्या हो जाएगा, अभिवहन। संवहन अभिवहन, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। जब ऊपर नीचे पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे थे तो संवहन है, जब इधर और इधर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में पैकेट्स एक्सचेंज होने लगे क्षैतिज दिशाओं में, हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल मूवमेंट है ना, ये कैसा है, वर्टिकल मूवमेंट है। जब हमें क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेज पर ये होने लगे तो क्या होगा, अभिवहन एडवेक्शन, ठीक है। जब गर्म हवाएं ठंडे इलाकों में जाएंगी उनको गर्म कर देंगी, ठंडी हवाएं गर्म इलाकों में आएंगी तो ठंडा कर देंगी। हाँ, तो वायु द्वारा जो संचालित समुद्री धाराएं होती हैं, जो उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में हम देखते हैं, समझेंगे हम, जलधाराएं भी समझेंगे, उष्णिक करंट्स हमें पढ़ना है, पूरा पूरा एक टॉपिक होगा, काफी बड़ा टॉपिक है, और विस्तार से उसको डिस्कस करेंगे। तो यही जो है ऊष्मा का संचार होता है इसके माध्यम से। चलिए, साथ में आपको एक इमेज दी गई है, इंसुलेशन हमने पढ़ा कि हीटिंग कैसे हो रही है पृथ्वी की, प्रोसेस क्या क्या है। तो ये जो इंसुलेशन है कितने समय तक रहता है, किस किस डिग्री पर, ये हमने देखा। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पूरा हमने एरिया देखा, ठीक है। 12 घंटे पूरा पूरा सूर्य रहता है इक्वेटर पर, ठीक है। ये झुकाव है पृथ्वी का, जिसकी वजह से ये देखो, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक के जो एरियाज हैं इनको भी पूरा पूरा प्रोसेस मिलता है। इसको सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए थी, इसको मिलनी चाहिए थी, जो कि अंधकार में है। आप फर्क देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये शेडेड है
है ना, इधर ही रोशनी आ रही है ये वाली। तो ये इतना जो एरिया है इसको रोशनी मिलनी चाहिए थी, सूर्य की ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, और इतने पोर्शन को नहीं मिलती। लेकिन अर्थ के झुकाव के कारण, 23.5 डिग्री का जो झुकाव है ये अपनी एक्सिस से, इसके कारण क्या है कि ये परिवर्तन आता है। चलो, तो जब पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है सूर्य की तरफ, तो यहाँ तो क्या है, 24 घंटे सन रहेगा, 6 दिन, 6 महीने दिन, 6 महीने रात वाला सिस्टम होता है ना यहाँ, तो यहाँ तो 24 घंटे रहेगा। और यहाँ साउथ पोल पे 0। जब पृथ्वी ऐसे घूमकर इस दिशा में आ जाएगी, जब सूर्य इसके इस तरफ होगा, तब क्या होगा, नॉर्थ पोल पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, डन है, समझ में आया। चलो, अब ये जो इंसोलेशन है इसकी वजह से क्या होता है, एक चक्र का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाश चक्र या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी क्या है, एक्चुअली कोई लाइन नहीं है पृथ्वी पे, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है समझने के लिए जो बनाई गई है। प्रकाशित और अप्रकाशित भाग जो होता है पृथ्वी का, आपने यहाँ पर देखा पूरी पृथ्वी प्रकाशित नहीं हो सकती। जो चेहरा सूर्य की तरफ है वही प्रकाशित रहता है और जो दूसरी तरफ है वो अंधकार में रहता है। एग्जैक्टली। तो जो प्रकाशित भाग है और अप्रकाशित भाग है, इसको अलग करने वाली आपको ये बीच में एक लाइन सी दिख रही है, जहां से ये अंधेरा चालू हो रहा है और इधर अंधेरा नहीं है। ठीक है, क्या ये लाइन आप देख पा रहे हैं? बस यही, अब ये लाइन तो है नहीं। अगर पृथ्वी ऐसी फ्लैट होती तो ये लाइन होती, यहां एक लाइन लगा देते हैं आप, लेकिन पृथ्वी गोल है। गोल है तो क्या है, पूरी ऐसे एक सर्कल बनेगा, है ना, ऐसा पूरा एक सर्कल बनेगा एक लाइन लगाने के लिए पृथ्वी पर। तो ये जो सर्कल है ये क्या है, जिसके एक तरफ तो अंधकार है एक तरफ रोशनी है। यही सर्कल क्या है, ये आप देखिए, जो ये एक्स आपको दिख रहा है, ये लाइन की मूवमेंट चल रही है। ग्रे पार्ट अंधकार वाला, येलो पार्ट लाइट वाला, लाइन शिफ्ट होती जा रही है, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, फिर ट्विस्ट, पूरी रोटेट हो गई। यही क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को जो बांटता है, प्रकाश चक्र। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरायनांत और दक्षिणायनांत। दो कॉन्सेप्ट हैं जो ये सूर्य की मूवमेंट चल रही है, पृथ्वी की मूवमेंट चल रही है सूर्य के चारों ओर, इसकी वजह से दो कॉन्सेप्ट उत्पन्न होकर आते हैं, उत्तरायनांत और दक्षिणायनांत। ये क्या है, उत्तरायनांत होता है 21 जून को, ठीक है, दक्षिणायनांत होता है 22 दिसंबर को। उत्तर क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिण बोला जा रहा है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, लेकिन अयनांत क्या है, मुद्दा ये है कि अयनांत क्या है। अयनांत होता है सूर्य की किरणों का सीधा आपके ऊपर पड़ना, सीधा क्षेत्र पर पड़ना। जब ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो उत्तरी अयनांत होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो दक्षिणी अयनांत होता है। डायग्राम से समझेंगे इसको, पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जब उत्तर में सबसे तेज सूरज चमकेगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा दिन आएगा। जब दक्षिण में चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन दक्षिण में आएगा। तो उत्तर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो जब सूर्य सीधा चमक रहा है, जून का समय है, तो क्या होगा, गर्मी। तो जब यहां गर्मी है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जाड़े का मौसम, ठंडी। सही है, और इधर उल्टा हो जाएगा, जब यहां पर उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी। ठीक है, डेट्स याद रखनी है हमको, डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, याद हो जाएगी। ये है हमारा उत्तरी अयनांत, ये है दक्षिणी अयनांत।
ये दो कंडीशंस हैं विषुव की, यानी कि इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, ये इसके टर्म्स हैं। क्या हो रहा है देखना, आराम से समझना कॉन्सेप्ट को। सन की रेस पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है। सबसे पहले इधर बात करते हैं, हमारी ए पोजीशन है, लेट्स से ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए और बी पोजीशंस को समझते हैं पहले, फिर सी और डी पर आए। अब यहाँ पर क्या होता है, ए की कंडीशन देखी जाए, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अर्थ अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जब सूर्य की किरणें इस गोलार्ध पर एकदम सीधी पड़ रही हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, भयंकर गर्मी। इधर क्या है, अंधकार है, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो इसको डिवाइड कर रहा है। इधर अंधकार है तो इधर क्या होगा, ठंडी होगी, यहाँ गर्मी होगी, यहाँ समर, इधर विंटर। तो यहाँ पर जिस दिन सूर्य सबसे ज्यादा तेज चमकेगा, वो परिस्थिति कौन सी होगी, 21 जून को ऐसा होता है, जिसको हम कहते हैं उत्तरायणांत, ठीक है। सिमिलरली इधर बात करें तो अब क्या है, गोलार्ध का दूसरा हिस्सा आ गया, अब इधर वाले हिस्से पर रोशनी आ गई, इधर वाला डार्क हो गया, है ना, उल्टा हो गया बिल्कुल। ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, एग्जैक्टली। अब यहां पोजीशन पर आओ, सी पोजीशन पर आओ, यहां क्या हो रहा है, यहां पर विषुव स्थिति होती है। विषुव स्थिति या इक्विनॉक्स क्या है, जब दिन और रात बराबर है। कैसे, क्योंकि अब सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ रही है, एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, अब तो भैया इक्वेटर से लेना देना, और इक्वेटर एकदम सीधा है बेचारा, वो कहीं नहीं झुकता है। तो इधर रात, इधर दिन, एकदम बराबर, जितने घंटों की रात है उतने घंटों का दिन है। सिमिलरली इधर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस इक्वेटर लाइन जो ऑर्बिट है उसी की तर्ज पर ये काम हो रहा है, समझ रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ जो है उसमें बंट जाती है पृथ्वी, और इक्विनॉक्स आ जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। इधर 21 मार्च, जब इधर वाला गोलार्ध आएगा तो 23 सितंबर। अब याद कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए, तीन ही डेट्स हैं आपके पास, 21, 22, 23। सिंपल सा याद रखना, ज्यादा ट्रिक्स मत लगाओ। 21, 22, 21, 23 क्या है, 21, 22, 21, 23 दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रिक्स हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। अब समझना यहाँ क्या हो रहा है, मंथ की बात करते हैं। तारीख याद हो गई, 21, 22, 21, 23। यहां से हम चले, दिसंबर से आए मार्च की तरफ, दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीनों का अंतर, 3 मंथ्स। अब चलो आगे, मार्च से जून तक, अप्रैल, मई, जून, कितना अंतर। अब इधर से आ जाओ, जून से सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना, 3 मंथ्स। आनंद आ रहा है ना यार, ये तो सही काम है कुछ करना ही नहीं है। सिमिलरली सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स। तो कोई भी एक डेट आपको याद हो जाए, मानो 21 जून याद कर लिया, जून में आपको पता है दिन बहुत लंबे होते हैं, भयंकर गर्मी होती है, अपने यहाँ पर परेशान हो जाते हैं हम, है ना। जून इज लाइक बहुत ही टिपिकल महीना। 21 जून एक डेट याद रख लो, इससे आपको बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ रटने की, ज्यादा कुछ ट्रिक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देखना, इनका रिलेशन है 21-22 का, है ना, जून से लेकर दिसंबर, काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना, 6 मंथ्स।
बराबर रेशो है एकदम, ऐसा कहीं ऊट पटांग नहीं होता है। मार्च से लेकर सितंबर तक करो काउंट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना? 6 months, 3 + 3, और इधर भी 3 + 3, सही है। अक्रॉस डिस्टेंस 6 months का और आपस में डिस्टेंस 3 months का। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। एक डेट याद कर लो 21 जून, जो हमको आसानी से याद हो सकती है क्योंकि हम उसके भुगतभोगी हैं। भैया इतना लंबा दिन होता है, इतना गर्म दिन होता है कि परेशान हो जाते हैं। गर्म है, आपको याद रहेगा कि भैया पोजीशन कौन सी है। जब पृथ्वी पर रेखाएं सीधी पड़ रही हैं, और पृथ्वी कहाँ में, जब हमारी भारत पर रेखाएं सीधी पड़ रही हैं, तो भारत पर रेखाएं सीधी पड़ने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कौन से हिस्से पर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस का। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस अयनांत के साथ ही एक टॉपिक और है, बस यही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उपसौर और अपसौर, ठीक है। इसी तर्ज पर दो चीजें आती हैं, उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या है? ऐसी खगोलीय घटना, ऐसा मोमेंट जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास में आ जाती है, सबसे ज्यादा पास में आ जाती है पृथ्वी सूर्य के, यानी कि 147.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस। अब आप सोचेंगे सूर्य पृथ्वी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग कैसे होगा, पास और दूर कैसे जाएंगे, ऑर्बिट से घूमेंगे थोड़ी ना। लेकिन हमें पता है क्या, कि हमारा ऑर्बिट गोल ना होकर अंडाकार है, ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो जब यहाँ होगी तो दूर होगी, यहाँ होगी तो पास होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। उपसौर में पृथ्वी बहुत ज्यादा पास आ जाती है, जो कि होता है 3 जनवरी को। अब सौर की स्थिति कब हो रही है? इस खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर चली जाती है, 152.6 मिलियन किलोमीटर्स, या 147 या 156। ये होता है 4 जुलाई को। हाँ, अब ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी। 4 जुलाई जैसे हम जानते हैं लॉन्गेस्ट डे सेलिब्रेट भी किया जाता है, इन दी अमेरिकन ट्रेडिशन सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को, ठीक है। तो 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 4, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अंतर 6 महीने का ही आएगा। एक माह गर्मी का है, एक माह सर्दी का है। आपको याद रखना है सबसे पहले पहले माह पे ही मिलने आ जाते हैं, पैर छूने आ जाते हैं सूर्य देवता के, ठीक है। फिर वापस चले जाते हैं अपनी जगह पर। कब? 4 जुलाई को पहुंचते हैं, इतनी दूर से सूर्य से मिलने आते हैं, है ना। सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा पास। तो जब पृथ्वी सबसे ज्यादा पास होती है 3 जनवरी, सबसे ज्यादा दूर होती है 4 जुलाई, ठीक है। 6 माह का अंतर है जनवरी टू जुलाई, डेट्स है 3 और बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है डेट्स में, आप देख रहे होंगे 21 22 23 आसपास घूमती रहते हैं, 3 4, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और मंथ में हमेशा 6 मंथ का गैप रहेगा। पृथ्वी की कोई भी दो विपरीत प्रतिक्रियाएं जब हम देखते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन जब हम पृथ्वी की देखेंगे, तो क्या होता है, 6 महीने का अंतराल पृथ्वी लेती है, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट उपसौर और अपसौर का, बेसिक डायग्राम कॉन्सेप्ट है। डायग्राम्स बना सकते हैं आप, इजी हो जाता है बहुत ही समझना जब आप रिविजन करेंगे, है ना। तो ये थी हमारी कंडीशन उपसौर और अपसौर की। एपहिलियन दूरी ना, एपहिलियन और पेरिहिलियन, ठीक है। ये इसके इंग्लिश टर्म्स है, एपहिलियन और पेरिहिलियन, जिसको हम ऐसे याद करते हैं, पेरी मतलब पेरीपौना, नए साल का पेरीपौना करने आते हैं। बेचारे चलते तो एक को हैं, पर पहुंचते पहुंचते इतना दूर है सूर्य, 3 तारीख हो जाती है पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो 3 जनवरी को पेरीपौना करने आते हैं, उपसौर परिस्थिति में सबसे पास आ जाते हैं। अपसौर में क्या है, अप उठे और चले गए, तो दूर हो गए। पैर छूने के लिए पास आए थे, अप उठे और चले गए, तो ये क्या है, अब हिलियन, ठीक है। उपसौर और
अपसौर के ये दो कॉन्सेप्ट सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, अयनांत यानी कि सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, विषुव, और हमने देखा उपसौर अपसौर। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? अयनांत, विषुव, उपसौर, अपसौर। अयनांत क्या है? सूर्य का सीधा चमकना। विषुव क्या है? दिन और रात बराबर। उपसौर क्या है? पेरिहेलियन यानी कि पास आ जाना। अपसौर क्या है? दूर चले जाना। ये हैं चार कॉन्सेप्ट पृथ्वी और सूर्य से संबंधित। चारों क्लियर हुए? अयनांत यानी कि सॉल्स्टाइस, विषुव यानी कि इक्विनॉक्स, उपसौर यानी कि पेरिहिलियन, अपसौर यानी कि एपहेलियन। ठीक है, ये है हमारे चार मेजर कॉन्सेप्ट जो सूर्य और पृथ्वी की मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने समझा क्या? ऑरोरा समझा, फिर सूर्य की परिस्थिति समझी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझा, और चार प्रक्रियाएं देखी कि वायुमंडल में ये जो इंसोलेशन आ रहा है, एल्बिडो आ रहा है, ये कैसे होता है। चार कॉन्सेप्ट देखे, विकिरण का यानी कि रेडिएशन का, संचालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, और अभिवहन यानी कि एडवेक्शन। ठीक है, इससे जो जितना प्रकाश हमको मिल रहा है उससे एक नई स्ट्रक्चर बनती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश चक्र। ठीक है, हाँ, ये प्रकाश चक्र जो पृथ्वी घूम रही है उसकी मूवमेंट के कारण चार कॉन्सेप्ट्स और क्रिएट होते हैं, अयनांत का, विषुव का, उपसौर का और अपसौर का। ये दो डायग्राम जिसको सम अप कर देते हैं। ठीक है, चलिए, आई रियली होप आप सभी को समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा साथ साथ अपने नोट्स में, और कहीं कोई डाउट रह गया हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। राइट, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं दिव्या कबात्रा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।